ओके। हाय एवरीवन। और जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक 8 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली कर्व। मतलब एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इस कर्व से, y इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एम एंड ए। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 2 m और a। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। और हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए, और दूसरा बार जब हम करेंगे तो दूसरा जो दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो भी ख़त्म होना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग लास्ट जो फाइनल रिजल्ट लाएंगे उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से जो इक्वेशन हमारा जो तैयार होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व का इक्वेशन कहलाएगा। तो हम लोग चलो शुरुआत करते हैं। तो 9 नंबर सवाल है। नाइन नंबर कहता है, क्या है गिवन, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशियल, ये हमारा इक्वेशन है, नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है। तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। 2 बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है और इसे एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो y स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, अब इधर कांस्टेंट पूरी तरह से आ गया एक साइड। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो नाउ डिफरेंशिएट, ए भाव इक्वेशन जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 2m x, 2mx, m इधर और 2x इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो एक हमारा डिफरेंशिएट करने पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास एक बचा हुआ है तो हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हम लोग को इस तरह से इस इक्वेशन को बनाना है कि ये एलिमिनेट हो जाए पूरी तरह से। तो अगर हम अभी करेंगे तो एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके इस साइड रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ओके। अब देखो, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम इस साइड ले जाते हैं। तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि y डी वाई बाई डी एक्स को नीचे ले आते हैं और ये माइनस से, तो इधर माइनस से एक कांस्टेंट आ गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर हम इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ना डिफरेंशिएट अगेन, हम लोग क्या मिलता है, वी गेट। अब यह देखो यहाँ u इंटू भी, एक u बाई भी में भी है, तो सबसे पहले हम इसको u मान लेंगे और भी मान लेंगे। तो इसको सावधानी से हम लोग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u पहले इसका, तो ये 2 भागों में है, u इंटू भी में, तो पहले इन दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं। तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू
v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू u। तो u इंटू v में हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू u। तो ये तो हमारा u का डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू अब v यानी x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v तो v क्या है x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू u, तो u क्या है y dy बाई डिफरेंस x, डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू u। अब v स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी ये 0। अब ये इस साइड आकर 0 हो जाएगा इसको हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स, और ये है इस सब इस साइड ले आएंगे तो वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा यही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है। हमारे पास जो एक फैमिली ऑफ कर्व है तो हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो इसका मतलब हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो ख़त्म हो जाए। तो पहले हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट को एक साइड लाए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किए ताकि यह 0 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देखें कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो हमको इस साइड लाकर फिर एक्स को हम लोग एक साइड किए और कांस्टेंट को अलग किए। तो हम लोग कांस्टेंट को अलग किए। अब हम लोग को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा और इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 0 हुआ डिफरेंशिएशन, यहाँ हम लोग किए दूसरा, और ये हमारा जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर हम लोग सवाल बनाएंगे। दस नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर हमें निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है टू द बोथ द वेक्टर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी इक्वल टू इतना। तो एक वेक्टर है, वो वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है और ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है। तो हमको जो यूनिट वेक्टर है वो हमें निकालना है। तो कैसे बनेगा देखते हैं। तो हम लोग क्या दिया हुआ है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। दिया हुआ है गिवन कि जो वेक्टर ए है वो आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये दिया हुआ है। अच्छा, जो वेक्टर बी है वो क्या दिया हुआ है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दिया हुआ है। तो अच्छा, अब एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट अ यूनिट वेक्टर क्या है, सी वेक्टर मान लेते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर सी क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस यहाँ जेड होगा जेड के कैप, ये हम मान लिए। और एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हम जानते हैं कि ये 1 होता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो वेक्टर ए है वो सी पर परपेंडिकुलर है,
ठीक है। ये जो वेक्टर ए और सी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, और वेक्टर बी भी किस पर, सी पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी सॉरी, क्या जो परपेंडिकुलर, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर नहीं, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग 0 कर देते हैं। वेक्टर ए क्या है, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप इंटू, अब सी कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अब ये इक्वल टू 0। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट हम लोग को आता है, हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 7z इक्वल टू 0, है ना। ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट x का लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y और प्लस 2z इक्वल टू 0। ओके, 3 माइनस 2y और 2z। ओके, चलो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये हमारा b का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग, यह x छूट गया, 3x, x का मान हम लोग डाल देंगे। यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा x का मान होगा 7y माइनस 7z हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x का मान हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो जब हम 7y माइनस 7z माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 7 या 21 y माइनस 7 या 21 z माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। तो 21y माइनस 2y 19y, और ये हो जाएगा माइनस 21z प्लस 2 इतना, तो 19z इक्वल टू 0। तो 19y इज इक्वल टू 19z, 19 कैंसिल, y इक्वल टू z। जब y इक्वल टू z हो गया तो हम यहाँ पर हम यहाँ निकाल सकते हैं ना x 7y माइनस 7y, क्यों, क्योंकि y z के बराबर है। तो x क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान हमें 0 निकला और y और z इक्वल है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये 1 होगा, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से x तो 0 हो गया, तो x को हटा दो, और यहाँ y और z दोनों बराबर है, तो 2y स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि y z दोनों बराबर है, और ये हो जाएगा 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/2, y बराबर प्लस माइनस
1/√2 y, और यही z के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि y और z दोनों बराबर हैं। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो z हमारा यूनिट वेक्टर है, सॉरी z नहीं c, और यहाँ x का मान 0 है तो x लिखेंगे नहीं, और प्लस माइनस y कितना है 1/√2 i j कैप प्लस माइनस 1/√2 k कैप। तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर सी है इसी को हमें निकालना था। क्वेश्चन में क्या हमने कहा गया है कि फाइंड यूनिट वेक्टर, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? हमारा एक वेक्टर ए है, बी दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो हम मान लिए कि एक यूनिट वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अब चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो दोनों ए और बी दोनों वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर, तो अगर ए सी पर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट सी 0 होगा और बी डॉट सी 0 होगा। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व किए तो x = 7y - 7z आया। इसको सॉल्व किए तो हमारा ये इक्वेशन आया। x का मान हम लोग इसमें पुट किए, फिर एक इक्वेशन बना, और उसके बाद हम इसे सॉल्व किए तो y और z दोनों इक्वल आ गया। अब इसका मान हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो x 0 आ गया। अब मैग्नीट्यूड चूँकि 1 होता है तो √x² + y² + z = 1, ठीक है। अब हम इसका मान पुट करेंगे तो हमारा y इतना निकल के आया, चूँकि x तो 0 है और ये z के बराबर है, तो इसलिए यूनिट वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, 10 का और नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि 10 का और नंबर सवाल कहता है कि सो दैट वेक्टर I - 2j + 3k - 2i + 3j - 4k, और एक और वेक्टर दिया हुआ है आर कोप्लेनर। मतलब 3 वेक्टर हमारा दिया हुआ है और बोल रहा है बताइए कि कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है ना। तो हम जो हमें दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, गिवन। मान लेते हैं ये जो वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर ए बी सी है, तो मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, क्या है i कैप - 2j कैप + 3k कैप, ये है हमारा वेक्टर। ओके, और बी वेक्टर हम है -2i कैप + 3j - 4k कैप, -2i ये रहा + 3j - 4k। अच्छा, एक और है सी है क्या i कैप - 3j + 5k। कह रहा है कि यार कोप्लेन मतलब एक ही प्लेन में, हमको ये प्रूफ करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी 3 वेक्टर प्लेन में तभी रहता है जब a डॉट b क्रॉस c 0 हो जाए। तो हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर क्या कोप्लेनर इफ वेक्टर a डॉट और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो जो हमारा तीनों वेक्टर है वो एक ही प्लेन में होगा, यानी कोप्लेनर होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो b क्रॉस c को हम निकाल लेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये b क्रॉस c को कैसे हम लोग निकालें, डिटर्मिनेंट मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, i j k ले लेंगे और b और c को हम लोग जो लिया है वेक्टर वो ले लेंगे। तो -2 3 और -4
ऐसा नहीं है कि हम सी ले लेंगे पहले फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए हम लोग सीक्वेंस में ही लेना पड़ेगा। अगर हम पहले बी क्रॉस सी निकालना है तो बी का पहले लेंगे फिर सी का लेंगे। तो ये 1 -3 और 5 ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये आई कैप कितना हो जाएगा, ये रो कॉलम, ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, ये इसे निकालते हैं। तो 5 × 15 -4 × 12 माइनस जे, ये कैंसिल, ये हट गया। तो -10 और माइनस माइनस +4 प्लस के कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -3 तो कितना हो जाएगा 12 13 14 15 3i कैप और ये हो जाएगा -6 है ना, तो +6 जे कैप और ये हो जाएगा +3 के कैप। ये हो गया। तो ये हमारा निकला B क्रॉस C। अब ये जो B क्रॉस C निकला इसको हमको डॉट प्रोडक्ट करना है A के साथ है ना, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो A डॉट B क्रॉस C, तो A का मान क्या है I -2j + 3k, तो हम लोग लिखेंगे I -2j + 3k। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ B क्रॉस C के साथ, तो B क्रॉस C क्या है, तो 3i कैप + 6j कैप + 3k कैप। इसको हम लोग करेंगे तो 3 - 12 + 9, तो ये देखो तो क्या आया 0 आ गया। तो A डॉट B क्रॉस C क्या आ गया 0। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। हेंस सो हम कह सकते हैं कि वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लेनर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो 10th नंबर हमको लगता है कि समझ में आया होगा। क्या कहता है, हमारे पास 3 वेक्टर दिया हुआ है A B C और बोल रहा है कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि कोप्लेनर है। कोप्लेनर कहने का मतलब एक ही प्लेन में है। तो ऐसा हमारे पास जब 3 वेक्टर है तो हमारे पास एक फार्मूला है कि A डॉट B क्रॉस C अगर = 0 सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर A B C तीनों एक प्लेन में मतलब कोप्लेनर है। तो हम लोग B क्रॉस C से पहले एक रिजल्ट निकालें, उसके बाद A से डॉट प्रोडक्ट किए, तो ये हमारा रिजल्ट 0 आ गया। ठीक है।